यदि किसी समाज में शिक्षक डरपोक या गुलाम हो तो उस समाज में लोग पैदा तो होते हैं मगर इंसान नहीं बन पाते। यदि किसी समाज का पत्रकार डरपोक या गुलाम हो तो उस समाज में कोई नागरिक पैदा नहीं होता। और यदि किसी व्यवस्था में जज डरपोक या गुलाम हो या सत्ता के इशारे पर डांस करने वाला हो तो उस समाज में कभी न्याय के दर्शन नहीं हो पाते। और यदि हम बारीकी से देखें तो भारत में आज ये तीनों ही बहुत ही बड़े स्तर पर नजर आता है। ये बातें सबके बारे में नहीं कही जा सकती मगर बहुतायत में डरपोक शिक्षक, गुलाम पत्रकार और सत्ता के इशारे पर नाचते हुए नजर आने वाले जज भरे पड़े दिखते हैं। सरकार में बैठे लोग किस तरीके से न्यायपालिका को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं और न्यायपालिका में बैठे लोग किस तरीके से कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं, यानी नजर आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। ऐसी तीन कहानियां आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मामला हद से आगे बढ़ चुका है। अब तो भाजपा के विधायक डायरेक्टर जजों को फोन करने लगे हैं, यानी सीधे जजेस से जुगाड़ लगा रहे हैं और अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए बात कर रहे हैं। और फिर ये होगा क्यों नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज को फोन करके कहेंगे कि फलाना के हक में फैसला लिख दो, तो फिर यही सब तो होगा। यानी कुल मिलाकर न्यायपालिका आज जिस गंभीर बीमारी से जूझ रही है उसे उसने खुद ही पैदा किया है। कैसे पैदा किया है इस वीडियो में समझेंगे। इस मामले पर अभी चर्चा विस्तार से करेंगे मगर जरा आपको याद दिला दें, लोकतंत्र वोट के अधिकार से पैदा होता है। वही वोटिंग का अधिकार संकट में नजर आ रहा है। इस संकट में देश की न्यायपालिका बांसुरी बजाती हुई दिख रही है। सवाल है कि बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ की जो आग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन ने लगाई है उसमें कब तक ईंधन डाल पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि मोदी का विक्टिम कार्ड रोना धोना वोट चोरी की आग को ठंडा कर दे। इन मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, याद है कि नहीं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसलिए हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि जनता ही लोकतंत्र के असली मालिक है, लेकिन आज 2025 में बिहार की धरती पर जो जंग छिड़ी है वो सिर्फ सत्ता की कुर्सी का खेल नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। ये एक व्यक्ति एक वोट का सवाल है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और नरेंद्र मोदी की पुरानी चालबाजियों के बीच बिहार में एक ऐसी जंग छिड़ी है जो दिल्ली की गद्दी तक को हिलाने का दम रखती है, बड़े बड़े सुरमाओं की हवा निकालने का दम रखती है, क्योंकि बिहार की मिट्टी में बगावत की गंध है। ये वही धरती है जहां जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल फूंका था। ये वही बिहार है जहां लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने मंडल आंदोलन की लहर पर सवार होकर सवर्णों के वर्चस्व को चुनौती दी और 2025 में बिहार फिर जंग का मैदान बना है। लेकिन इस बार लड़ाई नीतीश और तेजस्वी के बीच नहीं बल्कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में 38 में से 25 जिलों को कवर किया और पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी और केंचुआ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं, मगर ये कोई नया इल्जाम भी नहीं है। राहुल गांधी ने पहले भी महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन बिहार ने उन्हें एक नई ताकत दी है और अब जरूरत इस मोमेंटम को बनाए रखने की है, आगे बढ़ाने की है, क्योंकि 5 दिन बाद अब बिहार में सन्नाटा नजर आ रहा है। बावजूद इसके कि राहुल की यात्रा में इंडिया गठबंधन का हर बड़ा नेता शामिल हुआ, स्टालिन से लेकर अखिलेश यादव तक, और स्टालिन ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार की धरती में आग है तथा हर चुराया हुआ वोट इस आग को और भड़काएगा। दरअसल बिहार की जंग में उतरने से पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर फर्जीवाड़े का खुलासा करके बम फोड़ा था, एटम बम। 7 अगस्त को बेंगलुरु में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहा है। महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटरों का फर्जीवाड़ा था और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर पैदा हो गए। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, बनाकर रख लिया है। मगर उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और केरल में वोट चोरी की आग भड़क उठी है। बिहार में तो SIR ने विपक्ष को और भड़का दिया है। कहां तो SIR का मकसद बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों को हटाने का था, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो दलितों, अल्पसंख्यकों और विपक्ष के वोट को हटाने का हथियार है। विपक्ष का यह आरोप बिहार में गूंज रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर है। मगर वोट चोरी के हमले से बचने के लिए हुजूर ने फिर से पुराना दांव चल दिया है और महामानव की रणनीति हमेशा एक जैसी रही है, यानी खुद को पीड़ित दिखाओ कि देखो मुझे गरिया रहे हैं, मेरी मां को गाली दे रहे हैं और जनता की सहानुभूति बटोर लो, और न भी मिले तो कम से कम ये बहाना बना लो कि सहानुभूति में वोट मिल गया। वोट मिलने के तो बहुत सारे जुगाड़ हैं।
केचुआ के पास भी है। सोचिए, हुजूर ने अपनी मां को गाली दिए जाने का मुद्दा क्यों उठाया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मोदी की मां के अपमान के नाम पर बिहार बंद किया गया। ये महामानव का पुराना स्टाइल है, बहुत पुराना। विक्टिम कार्ड खेलने में एकदम विश्वगुरु है, मास्टर टाइप। पहले विपक्ष को निशाने पर लो और खुद को पीड़ित दिखाओ। बिहार में भी यही देखने को मिला। ये वही पुराना दांव है जो मोदी ने नाली का कीड़ा, चौकीदार चोर है किनारे के साथ साथ खेला था। और हर बार जब भी महामानव फंसते हैं तो खुद के अपमान का मुद्दा बना लेते हैं। न जाने कौन से भगवान है भाई, नॉन बायोलॉजिकल तो है ही है। इस बार तो उन्होंने अपनी दिवंगत मां को भी नहीं छोड़ा। पिछले चुनाव में मोदी ने इन गालियों को अपने लिए मेडल कहा था। कहते थे कि 4-5 किलो रोज खाता हूं और उनसे ताकत मिलती है। और जनता से पूछा था कि क्या आप इन गालियों को बर्दाश्त करेंगे। जैसे कि मोदी को गाली दिए जाने का मतलब है कि विपक्ष जनता को गरिया रहा है। ये वही पुराना तरीका है जिसमें मोदी खुद को पीड़ित दिखाकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं, यानी विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बिहार के लिए महामानव की इस रणनीति में एक और हथियार है, लालू और तेजस्वी के खिलाफ जंगल राज का डर दिखाना। बीजेपी और जेडीयू बार बार जनता को यह याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि लालू के जमाने में बिहार में अपराध भ्रष्टाचार चरम पर था। नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाता है, जो भाजपा के साथ बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर ले आए। मगर सवाल यह है कि क्या नीतीश का यह सुशासन बिहार की जनता को दिख रहा है कि खाली अखबार में है। बेरोजगारी, गरीबी और बाढ़ की मार से जूझ रहे बिहार के लोग क्या अब भी नीतीश के दावों पर यकीन करेंगे। मगर सवाल वोट चोरी का है और मोदी उस पर कुछ नहीं बोल रहे, मुंह नहीं खुल रहा है। जबकि घुसपैठियों के बहाने मोदी ने नियम और कानून की बात की थी और चुनाव आयोग के मामले में भी बात नियम और कानून की ही है। और अगर सब कुछ इतना पारदर्शी है तो केचुआ पर सवाल काहे उठ रहा है। भाजपा राहुल गांधी के आरोपों को चुनावी हताशा क्यों करार देती है। भाजपाइयों की दलील है कि जब कांग्रेस हिमाचल या तेलंगाना जीतती है तो चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करती, लेकिन हारते हैं तो वोट चोरी का शोर मचाती है। मगर मोदी के पीएम बनने के बाद भाजपा ने कभी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। बावजूद इसके मोदी चुप हैं और राहुल गांधी मोदी पर ही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि गुजरात मॉडल का मतलब विकास नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है। उनका दावा है कि ये खेल 2012 से शुरू हुआ जब गुजरात में इसे आजमाया गया और 2014 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। और अमित शाह का दावा तो आपको पता ही है कि बीजेपी अगले 50 साल तक सत्ता में रहेगी, राज करेगी। मगर राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि अमित शाह को कैसे पता कि बीजेपी कितने साल तक सत्ता में रहेगी। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र में 5 महीने में ही अचानक से 1 करोड़ नए वोटर प्रकट हो गए, पैदा हो गए, नॉन बायोलॉजिकल, और ये सारे वोट खाली बीजेपी के खाते में गए। तो इसके लिए चुनाव आयोग को दोष न दिया जाए तो किसे दिया जाए। इसलिए बिहार की इस जंग में सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की साख पर भी दांव है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का कठपुतली करार दिया। तेजस्वी और उनके स्टालिन ने कहा कि चुनाव आयोग रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था से ही भरोसा हट जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा। बावजूद इसके राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान ही हमारा हथियार है और हम वोट चोरी होने नहीं देंगे। इस जंग में राहुल के साथ आरजेडी, सीपीआई, एमएल और विकासशील इंसान पार्टी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मगर ये एकजुटता कब तक है, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए सवाल है कि महागठबंधन बीजेपी जेडीयू गठबंधन को टक्कर दे पाएगा। नीतीश इस बार बीजेपी के साथ हैं मगर उनकी उम्र और इमेज साथ नहीं है। ये नीतीश 2005 वाले नीतीश नहीं है और नहीं उसके बाद वाले हैं, ये एकदम बाद वाले नीतीश हैं। और उपेंद्र कुशवाहा भी अलगे राग अलाप रहे, कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा असफल रही लेकिन राहुल गांधी को बिहार में पहचान मिली। एसआईआर जमीनी तौर पर मुद्दा नहीं है लेकिन चुनाव आयोग को जनता को परेशान किए बिना अधिक समय देना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा के दिमाग में क्या चल रहा है। और कुशवाहा इससे पहले भी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। मगर महागठबंधन के सियासी ड्रामे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का किरदार भी कम दिलचस्प नहीं है। तेजस्वी आरजेडी का युवा चेहरा है और इस बार पूरी ताकत से मैदान में है क्योंकि 2020 में खुद को साबित कर चुके हैं और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वोटर अधिकार यात्रा में शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लालू यादव भी अपने बेटे को इस तरह से आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने खुद अपने मुंह से और अखिलेश के मुंह से यह कहलवाने की कोशिश की कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो इसे क्या समझा जाए? क्या यह सियासी चाल है कि राहुल और लालू नहीं बोलेंगे ताकि नीतीश के खिलाफ सीधी लड़ाई से बचा जा सके, या फिर महागठबंधन में अभी भी सीएम फेस को लेकर एकजुटता नहीं है? बावजूद इसके राहुल गांधी का वोट चोरी का इल्जाम जनता की अदालत में सच साबित हुआ तो नीतीश की राजनीति का मुरब्बा बनना तय है। बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या नीतीश कुमार अब भी बिहार के सुशासन बाबू हैं
या मोदी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन गए। उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि प्रदेश में चल क्या रहा है। 1 सितंबर को पटना में जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ तो कांग्रेस उत्साहित थी और उतने ही जोश में विपक्ष के नेता भी थे। और तब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह यात्रा खत्म नहीं हुई है, ये एक नए आंदोलन की शुरुआत है। लेकिन क्या यह आंदोलन बिहार की जनता को जगा पाएगा? बिहार का इतिहास है कि यह धरती बगावत की जमीन है। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दी थी। 1990 में मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय की नई इबारत लिखी थी और आज राहुल गांधी उसी बगावती सुर को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिहार पिछले 20 सालों से नीतीश और भाजपा के गठजोड़ के खिलाफ बगावत नहीं कर पाया, उसी बिहार को जगाने राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लेकर निकले हैं। याद रखिए कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला वीपी सिंह ने किया। ये वो दौर था जब ऊपरी जातियों के वर्चस्व वाली कांग्रेस को बड़ी चुनौती मिली। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मुख्यमंत्री एक के बाद एक सत्ता में आते रहे। केवल दलित भोला पासवान शास्त्री ही सीएम के तौर पर अपवाद रहे, लेकिन वे भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और मंडल कमीशन लागू हुआ तो शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिला। यहीं से लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे नेता उभरे और अलग अलग जातिगत पहचान के बावजूद सामाजिक न्याय की राजनीति का साझा चेहरा बने। कांग्रेस इस बीच अपने ही मुख्यमंत्री बदल बदल कर थक चुकी थी। इंदिरा और राजीव गांधी की राजनीति ने बिहार में उसे कमजोर किया और 1990 के बाद कांग्रेस कभी बिहार की सत्ता में लौट नहीं पाई। बची खुची ताकत उसने आरजेडी के सहारे जिंदा रखी। तो सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष का चेहरा बने राहुल गांधी की यात्रा बिहार में कांग्रेस को क्या फिर से जिंदा कर पाएगी? क्योंकि वोट चोरी का नारा तो ठीक है, मगर जमीन पर काम कौन करेगा? जरूरत इस बात की है कि उन लोगों की पहचान की जाए जिनका नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया, जिनका वोट छीन लिया गया। और यह बहुत जरूरी काम है, महत्वपूर्ण और लंबा काम है। इस मामले में कोर्ट से उम्मीद नहीं की जा सकती। साफ साफ बात यही है, कोर्ट से उम्मीद नहीं की जा सकती, वरना अब तक कुछ न कुछ तो निकल कर आ जाता। लेकिन राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद भी बिहार की जंग अब भी 3 ध्रुवों पर अटकी है, मोदी, तेजस्वी और नीतीश। और बिहार में राहुल गांधी का असली इम्तिहान बाकी है। बिना आरजेडी के तो ये और भी मुश्किल है, लेकिन आरजेडी के साथ भी ये लड़ाई आसान नहीं है। मगर हकीकत ये है कि बिहार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है और जैसा माहौल न्यायपालिका का है, लगता नहीं कि विपक्ष को कोई उम्मीद या जनता को कोई उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट अब एक ऐसा महल है जहां जज अपनी कुर्सी से उठकर चुपके से निकल जाता है और जनता को कुछ पता ही नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनसीएलटी में जजों के रिक्यूजल ने न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर जज अचानक क्यों केस छोड़कर चले जाते हैं। क्या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रहे हैं, या सुन रहे हैं, या फिर कोई और ताकत उन्हें मजबूर कर रही है? क्योंकि 26 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब वाकया हुआ। जस्टिस एम सुंदरेश, जो पिछले 1.5 साल से एक्टिविस्ट और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका की सुनवाई कर रहे थे, अचानक केस से हट गए। गाडलिंग का केस 2016 के सुरजागढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले से जुड़ा है और यह केस 9 जुलाई 2024 से जस्टिस सुंदरेश की बेंच के पास था। 13 बार सुनवाई टलने के बाद आखिरकार 26 अगस्त को एक लाइन का ऑर्डर आया, माननीय चीफ जस्टिस के आदेश के अधीन इस केस को किसी और बेंच के सामने रखा जाए जिसमें हम में से एक जज एम सुंदरेश शामिल न हो। बस इतना ही, न कोई साफ वजह, न कोई साफ स्पष्टीकरण। तो क्या ये जज की मर्जी थी या फिर कोई और खेल? सवाल तो बनता है, क्योंकि सुरेंद्र गाडलिंग का केस कोई साधारण मामला नहीं है। वो एक एक्टिविस्ट हैं जिन्हें नक्सलवाद के आरोपों में जेल में डाला गया है। उनकी जमानत की अर्जी सालों से लटकी हुई थी और 13 बार सुनवाई टलना कोई खेल तो है नहीं, अपने आप में क्रूरता है। फिर जज ने अचानक से केस क्यों छोड़ दिया? क्या जस्टिस सुंदरेश पर कोई भारी दबाव था या किसी ऊपरी ताकत ने उन्हें केस छोड़ने को कहा? पहले टालने को कहा, फिर छोड़ने को कहा, या फिर उनकी अंतरात्मा का फैसला था? अगर अंतरात्मा इतनी जागरूक थी तो 1.5 साल तक 13 सुनवाइयों में क्या हो रहा था? जनता जानना चाहती है, ये देश जानना चाहता है। जस्टिस सुंदरेश, आपकी चुप्पी का राज क्या है? क्या आपने सौरभ दास की रिपोर्ट के बाद केस छोड़ा? क्योंकि सौरभ दास से पहले किसी ने गाडलिंग के मामले में विस्तार से इतना नहीं लिखा, शायद नहीं लिखा। और सुप्रीम कोर्ट में फैले सन्नाटे के बीच नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने जो किया, उसने तो सबके होश उड़ा दिए। एक कारपोरेट इंसॉल्वेंसी केस में हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी KLSR इंफ्राटेक और उनके क्रेडिटर AS मेट कॉर्प के बीच 2.88 करोड़ रुपए का विवाद था और इस केस की सुनवाई से जस्टिस शर्मा ने खुद को अलग कर लिया। मगर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी। उनके ऑर्डर में साफ लिखा था कि उच्च न्यायपालिका के सम्मानित सदस्य ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि एक पार्टी के पक्ष में फैसला दे दो। सोचिए, अगर एक जज खुलेआम ये कह रहा है कि उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई तो ये कितना बड़ा संवैधानिक संकट। और ये पहली बार नहीं हुआ। 2024 में भी जस्टिस शर्मा ने एक सीमेंट कंपनी के केस में खुद को अलग कर लिया था।
क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज और परिवार के जरिए उन पर दबाव डाला गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये उच्च न्यायपालिका का सम्मानित सदस्य कौन है? कौन है जो घूसखोरी को बढ़ावा देता है? कौन है जो अपने जूनियर से कहता है कि घूस ले लो, एक पक्ष में फैसला दे दो, हमारा भी कमीशन कट है क्या? बिना कमीशन कट के तो ये होता नहीं होगा। उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? और अगर जज इतने दबाव में हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि हर बड़ा केस किसी न किसी महामानव के इशारे पर तय होता है, किसी नॉन बायोलॉजिकल के इशारे पर तय होता है? ये तो वही पुराना खेल है जहां संवैधानिक संस्थाओं की बाहें मरोड़कर उन्हें सत्ता के सामने झुका दिया जाता था। मगर एनसीएलटी में ही ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा ने भी अवैध खनन के एक केस से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि बीजेपी विधायक ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और जस्टिस मिश्रा ने न सिर्फ खुद को केस से अलग किया बल्कि ऑर्डर में क्लियर कट लिखा कि विधायक ने उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की। यह जज की ईमानदारी है, मगर यह भी बताता है कि बीजेपी वाले न्यायपालिका में कितना हस्तक्षेप करते हैं। सवाल यह है कि क्या यह अपवाद है या एक नई शुरुआत? क्योंकि ज्यादातर जज जैसे कि जस्टिस सुंदरेश केस से खुद को अलग करने के बाद चुप रहना ही पसंद करते हैं, मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। मगर जस्टिस मिश्रा चुप नहीं रहे और सत्ता के खिलाफ बोलते हुए बीजेपी विधायक का जिक्र कर दिया। और आप कहते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है। जस्टिस मिश्रा का कदम तारीफ के काबिल है, मगर एक विधायक इतनी आसानी से जज तक पहुंच सकता है तो क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और सत्ताधारी दलों के चाणक्य और महामानव जजों पर दबाव नहीं डाल सकते? और अगर डाल रहे हैं तो क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? जनता को यह जानने का हक है कि उनके जजों पर कौन दबाव डाल रहा है और क्यों। भारत में जजों के रिक्यूजल को लेकर कोई नियम नहीं है। संविधान या सिविल प्रक्रिया की संहिता में कहीं नहीं लिखा कि जज को रिक्यूजल की वजह बतानी होगी, यानी केस से खुद को अलग करने की वजह बतानी होगी। यह पूरी तरह जज की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के केस में साफ कहा था कि पारदर्शिता और जवाबदेही संवैधानिक कर्तव्य है। जज को अपने रिक्यूजल की वजह बतानी चाहिए ताकि ये दिखे कि न्याय न सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ दिख भी रहा है। सवाल यह कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस सलाह को नहीं मानते तो फिर यह नियम किस काम का? जस्टिस जोसेफ का तर्क था कि रिक्यूजल की वजह बताने से जनता का भरोसा बढ़ता है, लेकिन जब जज चुप रहते हैं तो जनता के मन में संदेह पैदा होता है और ये सवाल तब तक होंगे जब तक जजों के केस छोड़ने की वजह सामने नहीं आएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।